तो हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि जो टीचिंग होती है तो वो जब हम करते हैं तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव के साथ हम देखेंगे कि जो ब्लूम थे और जो गैगने ब्रिक्स थे, इनकी क्या मतलब कि इन्होंने क्या कहा टीचिंग के बारे में और क्या इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती हैं, जैसे एप्लीकेशंस है और नॉलेज है। तो ये हम देखेंगे टेक्सोनॉमी में जो अलग अलग दी गई हैं टाइम पे। अब टैक्सोनॉमी क्या होता है, ये सब क्या होता है ना, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। और जो टीचिंग होती है किस तरह से इसके डायमेंशंस होते हैं, कौन कौन से लेवल पे टीचिंग होती है और डोमेन्स, ये सब हम आज देखने वाले हैं। तो इस वीडियो पे बने रहिएगा। लेवल्स ऑफ टीचिंग भी इसी वीडियो पे हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ से जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। देखिए, जब आप किसी को पढ़ाने जा रहे हैं ना, और एक चीज़ आपको बता दें, इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाई, उसमें हम जो टीचिंग के बारे में डेफिनीशंस दी गई हैं, अलग अलग लोगों ने टीचिंग के बारे में क्या कहा है कि टीचिंग कैसी होती है। तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि शुरुआत आप वहाँ से करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और ये इस पार्ट की, इस सीरीज की दूसरी वीडियो है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जब हम कुछ चाह रहे हैं ना, तो टीचिंग क्या है ना कि जैसे हम चाहते हैं कि हाँ, इस लेक्चर को जब हम लेंगे तो इस लेक्चर के बाद जो बच्चा है, जो क्लासरूम है, तो उसके अंदर ये चीज़ डेवलप होनी चाहिए या फिर वो ये चीज़ सीखना चाहिए, है ना। तो हम कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए टीचिंग करते हैं, ताकि सामने वाले इंसान को वो चीज़ आने लगे, तो उसका हमको रिजल्ट दिखेगा। हाँ, तो इससे हमको क्या मिलने वाला है, ये सब चीज़ें क्या होती है, एक ऑब्जेक्टिव होती है। तो पहले से हम वो चीज़ सोचते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये हमें चाहिए क्यों होता है, एक ऑब्जेक्टिव इसलिए हमको चाहिए होता है क्योंकि जब आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव होगा, तब आप एक अच्छा रिजल्ट लेंगे और आप इसके लिए एक एक बोल सकते हैं कि आप सही डायरेक्शन में रहेंगे। तो वाई वी नीड फ्रेमवर्क इफ ऑब्जेक्टिव सेम सो हेल्पफुल फॉर ऑल। देखिए, ऑब्जेक्टिव सेम का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपने ये सोचा कि हाँ, क्लास थर्ड का बच्चे को 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले शब्द मात्रा वाले पढ़ने आने चाहिए। तो आपने एक ऑब्जेक्टिव बनाया और इस तरीके से एक फ्रेमवर्क आप तैयार करेंगे कि हाँ, ये चीज़ें पहले मात्रा बताएंगे, ये बताएंगे, ये बताएंगे, तो इस तरह से उसको ये चीज़ें आ जाएंगी। तो अब देखिए, ये होता है हमारी हेल्पफुल। लेकिन अब यहाँ पे इससे मतलब कि इससे क्या, आपको क्या फ़ायदा होगा। बच्चों को तो ठीक है कि हाँ, एक साथ सबको मतलब कि वो उस स्टेज पे आएंगे, लेकिन आपका काम, आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका लेबर वर्क बचेगा। मतलब लेबर वर्क का मतलब आपको काम कम करना पड़ेगा। ऐसे आपको अलग अलग बच्चे को पार्टिकुलर अगर आप सिखाने बैठेंगे, उसकी वो देख के, तो फिर आपको बहुत टाइम लगेगा और आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेम है, सबको एक तरह की चीज़ सिखानी है, क्योंकि कि इसीलिए हमने क्लासों को डिवाइड किया। जैसे थर्ड क्लास का एक अलग वो होता है स्टैंडर्ड कि हमको ये पढ़ाना है, वही हम ट्वेल्थ क्लास का ले लें, अलग स्टैंडर्ड होता है। क्यों नहीं हम ट्वेल्थ वाले को, बच्चे को भी यही थर्ड में बैठा दें, क्योंकि इनको पढ़ाने के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव अलग है, इसको पढ़ाने के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव अलग है। तो आप शायद ऑब्जेक्टिव समझ पा रहे होंगे। देखिए, अब हम देखते हैं बेंजामिन एस ब्लूम के बारे में। तो बेंजामिन एस ब्लूम मतलब कि ये एक बोल सकते हैं कि थ्योरिस्ट थे, और इन्होंने एक थ्योरी दी अपनी कि लेबर वर्क को रिड्यूस करने के लिए थ्योरी देते हैं कि उस समय क्या था, आप इस तरह से देख लीजिए कि जैसे होता ये था कि बहुत वर्क एक्स्ट्रा पड़ जाता था, तो उस लेबर वर्क को कम करने के लिए इन्होंने 1949 में यूएसए से ये ग्रुप ऑफ सोशलिस्ट जो थे स्पेशलिस्ट, वहाँ पे मीटिंग करते हैं। तो 1949 में मीटिंग होती है और 1956 में एक टेक्सोनॉमी आती है। टेक्सोनॉमी आप बोल सकते हैं एक तरीके से एक विचार और एक पूरा, आप बोल सकते हैं कुछ रूल्स कि इस तरीके से ये चीज़ होनी चाहिए। ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैंडबुक फर्स्ट कॉग्निटिव डोमेन। तो ये कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड थी और इसमें ये बोला गया कि 3 डोमेन होते हैं। तो 3 डोमेन की बात की गई जो 1956 की टेक्सोनॉमी आई। अब 3 डोमेन कौन कौन से थे, तो एक होता है कॉग्निटिव डोमेन, एक होता है अफेक्टिव डोमेन और एक होता है साइकोमोटर डोमेन। अब ये कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है, इसको नॉलेज, इससे मतलब आपका नॉलेज डेवलप होता है। अफेक्टिव डोमेन में आपका एटीट्यूड डेवलपमेंट होता है और जो साइकोमोटर जो डोमेन होता है
उससे आपका क्या स्किल डेवलपमेंट होता है। तो आपको समझना है कॉग्निटिव का मतलब होता है दिमाग एक तरह से। तो कॉग्निटिव डोमेन आपका रिलेटेड है किससे, नॉलेज डेवलपमेंट से। इफेक्टिव इफेक्टिव जो डोमेन है वो किससे रिलेटेड है, आपका आपका एटीट्यूड डेवलपमेंट से। और साइकोमोटर आपका स्किल से है। तो इस टेक्सोनॉमी में इनकी बात की गई। अब ये जो था ये एक तरह से जो टेक्सोनॉमी हायरार्किकल है। 2001 में इसका क्या होता है, एक रिवाइज्ड वर्जन लाया जाता है। रिवाइज्ड मतलब कि उसमें जो चीज़ें थी और भी सुधारी जाती। अब इसमें जो जो टर्मिनोलॉजी थी वो कौन कौन सी थी, तो आपका सीधा यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। अब हम आपको बता दें क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। 1956 में जो आपका टेक्सोनॉमी आई थी उसमें कौन कौन से आप बोल सकते हैं ये पूछेगा डोमेन शामिल थे, उनमें एक एक्स्ट्रा कोई दे देगा तो आपको वो सिलेक्ट करना होता है या फिर नहीं थे। तो टर्मिनोलॉजी में हम बात करें तो नॉलेज आया, कॉम्प्रहेंशन आया, एप्लीकेशन आया, एनालिसिस आया, सिंथेसिस आया, इवोल्यूशन आया। तो कौन कौन सा नॉलेज आया, कॉम्प्रहेंशन आया, एप्लीकेशन आया, एनालिसिस आया, सिंथेसिस आया, इवोल्यूशन आया। नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवोल्यूशन। ब्लूम की टेक्सोनॉमी स्ट्रक्चर इज वन डायमेंशनिटी, मतलब कि अगर आप इसमें देखें तो एक डायमेंशन में ये जाने वाला जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है। तो नॉलेज डायमेंशन की अगर आप बात करें तो ये फैक्चुअल हो सकता है, कॉन्सेप्चुअल हो सकता है और प्रोसीजरल हो सकता है। मतलब एक प्रोसीजर के साथ जो हो उसको, फैक्चुअल वाला आप समझते ही हैं कि जिसमें केवल फैक्ट रटे जाए। कॉन्सेप्चुअल यानी केवल कॉन्सेप्ट, और प्रोसीजरल में तो एक प्रोसेस होता है जिसमें। अब इसका जो इम्फेसिस था, इफेक्ट था, वो किस चीज़ पे पड़ा, मतलब हिज टेक्सोनॉमी क्या क्या इसका इफेक्ट रहा। तो अनएक्सपेक्टेडली इट वाज यूज्ड बाय करिकुलम प्लानर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, रिसर्चर्स एंड क्लासरूम टीचर्स। देखिए ये जो चीज़ें थी इनको अब देखिए नॉलेज हो गया, कॉम्प्रहेंशन हो गया, उसके बाद हम अप्लाई करें उस चीज़ को, एनालिसिस करें, और एनालिसिस के बाद सिंथेसिस। आप समझ लीजिए जैसे दो हमारे पास नॉलेज हैं, हमने ये बोल दिया कि ये जो आपका बर्तन है ये गर्म है, और दूसरा हमने ये हमारे पास नॉलेज है कि गर्म चीज़ छूने से क्या हो जाता है हमको, मतलब कि एक तरह से क्या होता है, गर्म चीज़ छूने से दर्द होता है, मतलब जलन होती है। तो आपके पास ये अलग अलग दो नॉलेज थे, आपने इसको सिंथेसाइज कर लिया, तो आपने ये समझ लिया कि हाँ ये गर्म बर्तन छुएंगे तो हमको क्या हो जाएगा, मतलब जलन होगी। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं सिंथेसिस। इसके बाद होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम लोग मेनली किसी चीज़ को रिजल्ट या फिर देखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि मूल्यांकन आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने ये चीज़ें जो बताई इसका अलग अलग तरह से यूज हुआ था और अलग अलग लोगों ने यूज किया था। 2001 में क्या हुआ था, एंडरसन एंड कर्थवाहल, ये क्या थे, चेंजेस अकर इन 3 ब्रॉड कैटेगरीज। इन्होंने 3 ब्रॉड कैटेगरीज में चेंज किया। कहाँ कहाँ पे अब देखिए चेंज होगा, तो टर्मिनोलॉजी, स्ट्रक्चर और इम्फेसिस। तो इनमें होता है, देखिए पहले जो बात थी रिमेम्बरिंग अब हो गई। पहले आपने देखा था क्या था, यहाँ पे नॉलेज था, तो आप वहाँ पे देखेंगे अब रिमेम्बरिंग हो गया। अंडरस्टैंडिंग आ गया। अंडरस्टैंडिंग आप देखेंगे पहले वाले में नहीं था, जो कॉम्प्रहेंशन था। एप्लीकेशन वही रहा, उसको अप्लाइंग बोल दिया गया। एनालिसिस वही रहा, एनालाइज बोल दिया गया। और इवोल्यूशन इवोल्यूटिंग कर दिया गया। और क्रिएटिंग यानी कि उसको बोल दिया गया क्रिएटिंग। तो ये सिंथेसिस एक तरह से क्रिएटिंग था, जिसको इन्होंने यहाँ किया कि इवोल्यूएट करने के बाद फिर यहाँ पे क्रिएटिंग आएगा। तो ये 2001 में एंडरसन ने अपना जो थ्योरी दी। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर में चेंज आता है। पहले क्या था, पहले हमारा वन डायमेंशनल टेबल था। किसने दिया था वन डायमेंशनल टेबल, हमारे जो आप बोल सकते हैं सुप्रसिद्ध ब्लूम जी ने। तो यहाँ पे आप देखिए ब्लूम टेक्सोनॉमी, स्ट्रक्चर इज वन डायमेंशनल। अब हम यहाँ पे बात करते हैं 2 डायमेंशनल टेबल की। क्या होता है यहाँ पे 2 डायमेंशनल में, नॉलेज डायमेंशन और द काइंड ऑफ नॉलेज टू बी लर्न, मतलब कि ये एक तरह से एक और चीज को जोड़ा गया जो कि अलग था। अब वो क्या अलग था उसको देखते हैं। देखिए पहले वाले में क्या था, पहले डायमेंशनल में बात की गई थी नॉलेज की। तो नॉलेज बोला गया था 3 तरह का है, एक है फैक्चुअल, एक है कॉन्सेप्चुअल, एक है प्रोसीजरल। मतलब एक होता है कि हमने आपको फैक्ट याद करा दिए, एक हमने कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, और दूसरा हमने आपको क्या बता दिया, हमने आपको प्रोसेस, एक प्रोसीजर आपने किया तो आप सीख गए उस चीज़ को, है ना। तो ऐसा होता है।
इसके बाद एक और ये जो सेकंड डायमेंशन हमने बोला है, सेकंड डायमेंशनल में जोड़ा गया, ये था मेटा कॉग्निटिव। मेटा कॉग्निटिव क्या होता है? खुद के बारे में सोचना। यहाँ पे क्या हम बाहरी नॉलेज ले रहे हैं, लेकिन खुद के बारे में सोचिए, खुद के बारे में समझिए, तो ये एक अलग से जोड़ा गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्फेसिस, इसका क्या पड़ा और इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो इसमें ब्रोडर ऑडियंस तक पहुंचा, क्योंकि अभी तक ये चीज़ें थी तो कम, मतलब तीन चीज़ें, तीन डायमेंशन तो बहुत कम लोगों तक जा पाता था। अब इसको और लोगों ने अपनाया, तो और लोगों ने अपना लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग, यानी कि जो अभी हमने तीन बात की थी ना, कि एक होता है साइकोमोटर डोमेन, एक होता है नॉलेज डोमेन और एक होता है अफेक्टिव डोमेन। तो अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग में किस तरीके से लर्निंग होती है, इसको हम देखते हैं। तो हर अलग अलग तरह से अलग अलग तरह की लर्निंग होती है, क्योंकि आपको पता है। तो देखिए अफेक्टिव डोमेन में क्या होता है, हमने देखा था एटीट्यूड, इसमें वो होता है। इट्स ऑब्जेक्टिव टिपिकली टारगेट अवेयरनेस एंड ग्रोथ इन एटीट्यूड्स, इमोशंस एंड फीलिंग। तो अफेक्टिव डोमेन लर्निंग जब आपका बच्चा या फिर कोई भी कर रहा होगा, तो मेनली किस पे फोकस किया जाता है कि उसके इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, इन सबको डेवलप किया जाए। तो कई बार जैसे ऐसी कविताएं होती हैं, ये सब चीज़ें सुनाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, क्यों? क्योंकि एक जैसे कि अब मान लीजिए देशभक्ति हो गई, तो देशभक्ति एक इमोशन है, एक फीलिंग है ना। तो वो क्या है कि है, उसको फीलिंग है ना, तो वो एक वो हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद अफेक्टिव डोमेन 5 कैटेगरीज बाई कर्थावाल, इसको 5 इसमें बांटते हैं। तो रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग। और ये जरूरी नहीं कि आप किताबों से पढ़ें, आप ऐसे भी देखते हैं अफेक्टिव डोमेन, आपने किसी गरीब को देखा, आपके अंदर फीलिंग्स आएंगी, आपके अंदर इमोशंस आएंगे, है ना। तो एक आपका एटीट्यूड डेवलप होगा। तो पहले आप रिसीव करते हैं, फिर आप रिस्पॉन्ड करते हैं, आप उसको वैल्यूइंग, उसको कुछ वैल्यूएट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि हाँ ये चीज़ है, ऐसी ये चीज़ है। फिर इसका कैरेक्टराइजेशन, और इसको कैरेक्टराइज करते हैं, मतलब कि आपका कैरेक्टराइजेशन एक इस तरह से क्रिएट होता है, आप ये बोल सकते हैं। फिर आता है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन जो है वो आर एच डेव। तो साइकोमोटर यानी कि आप स्किल से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड है, तो स्किल्ड है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसको जैसे देना होगा कुछ, तो आर एच डेव, तो हाथ से देंगे, है ना, राइट हैंड से देव। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा। इमिटेट करेंगे आप पहले, इमिटेटिंग, इसके बाद मैनिपुलेट करेंगे उस चीज़ को, प्रेसिजन करेंगे, और इसके बाद आर्टिकुलेशन होता है, नेचुरलाइजेशन होता है। तो आप समझ रहे हैं इन चीज़ों को, इनको आपको एकदम क्रम से याद रखना है। इमिटेट, मैनिपुलेट, प्रेसिजन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अभी ये जो सीरीज हमारी, बस एक वीडियो और होगा, उसमें हमारी ये पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी टीचिंग कॉन्सेप्ट की। इसके बाद आपका हम कम से कम 50 MCQ का एक पूरी वीडियो लाने वाले हैं। उससे आपको अगर लग रहा है अभी चीज़ें याद नहीं हो रही, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि हाँ चीज़ें याद आ रही हैं और आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चीज जो टॉपिक है यहाँ पे वो है गैग्ने एंड ब्रिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। अभी हमने ब्लूम की टेक्सोनॉमी वगैरह देखा, अब हम देखेंगे कि गैग्ने और ब्रिक्स ने किस तरीके से टीचिंग को क्लासिफाई किया और किस तरीके उन्होंने ऑब्जेक्टिव बताए इंस्ट्रक्शंस के। तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन लर्निंग आउटकम्स फॉल अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। देखिए जो लर्निंग होती है वो मेनली इन्हीं में से कोई एक कैटेगरी के अंदर आ जाती है। इंटेलेक्चुअल स्किल्स होती है, या तो आप कुछ सोचने की बुद्धि आपके अंदर होगी, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज आपके अंदर, वर्बल इंफॉर्मेशन, मोटर स्किल का मतलब कोई हो सकता है वैसा, एक तरह से ऐसा होता है, मतलब बॉडी वाला का वर्क ज़्यादा कर सकता है। एटीट्यूड, आपके अंदर फीलिंग्स, इमोशंस, इस तरीके की चीज़ें भी डेवलप हो गई। लेवल्स ऑफ टीचिंग की अब हम बात करने वाले हैं, तो हम देखते हैं कि क्या क्या होती हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो लेवल्स ऑफ टीचिंग में मेनली 3 लेवल होते हैं, एक होता है मेमोरी लेवल, एक होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल और एक होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। बच्चा जो होता है उसको बोला जाता है रट लो, कुछ सीखो समझो नहीं, बस रट लो तुम, तो उसको बोलते हैं मेनली मेमोरी लेवल। तो मेमोरी लेवल को आप कैसे याद रखेंगे, देखिए ऐसे याद रखेंगे, देखिए ट्रिक आपको एकदम मिलेगी। जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने इसको दिया था कि बताया था मेमोरी लेवल कुछ होता है, इसमें रिपीट कर लो, रट लो, और थॉटलेस लेवल होता है, कोई सोचना समझना नहीं। अगर बता दिया ए फॉर बॉल तो वही ए फॉर बॉल वो रट लेगा, क्योंकि उसको कोई दिक्कत नहीं है ना। बी फॉर अगर बॉल बताया गया वो भी रट लेगा, बी फॉर कैट बताया गया वो भी रट लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, सोचता है, समझने की, वो उसको चीज़ें बच्चे को बताओ या फिर जो भी है आपका स्टूडेंट उसको, तो वो सोचेगा समझेगा अपने हिसाब से वो देखेगा। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है कि एकदम हायर एजुकेशन के जो बच्चे होते हैं वहाँ पे आ जाते हैं।
इसके बाद ऑटोनोमस लेवल वो हो जाता है जो एक तरीके से केवल स्टूडेंट, मतलब कि जैसे नॉर्मली आप देखिएगा कि जब ग्रेजुएशन के बाद भी और इस तरीके से उनका किसी का उन पे प्रेशर नहीं होता बच्चों पे, या फिर किसी का वो नहीं होता, और उनका जो मन करता है वो करते हैं, अपने खुद से सीखते रहते हैं और एक तरह से लाइफ से भी सीखते रहते हैं। इस तरह से इसको निगेटिव भी बोला जाता है क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता और ये कभी इस डायरेक्शन में कभी उस डायरेक्शन में हो जाते हैं, तो कई बार गलत दिशा में भी चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं मेमोरी लेवल किसने दिया, इसको हम याद कैसे करेंगे। देखिए ऐसे याद करेंगे, बच्चा जो होता है वो मेमोरी लेवल में आता है, मतलब उसको मेमोरी लेवल की टेक्निक से हम बताते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि मेमोरी लेवल, आप देखिए बच्चा होता है तो बच्चा क्या होता है, बार बार कोई चीज़ पूछता है, हर बार पूछता है, उसको कोई चीज़ बताओ अगले दिन फिर पूछेगा। तो हर्बर्ट, हर बार से बना है हर्बर्ट, तो जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। जहाँ आपको हर्बर्ट दिखे आप तुरंत मारिएगा मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब देखिए हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। एक यहाँ पे देखिए ट्रिक भी है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो दिया है एच.सी. मॉरिसन ने दिया है। अंडरस्टैंडिंग लेवल MUR और HMH है, तो जो हमारा एच.सी. मॉरिसन ने दिया था अंडरस्टैंडिंग लेवल। आप देखिए मॉरिसन है ना, मॉरिसन, मॉरसन, जब मार सन, जब सन को मारो पीटोगे ना, मारसन मॉरिसन से बना है। तो एच.सी. मॉरिसन ने दिया था तो वो समझ जाएगा कुछ, तो वो समझेगा कि हमने तो कुछ तो किया, तो वो समझ, अगर कोई समझ नहीं रहा उसको मारो तो वो समझ जाता है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल एच.सी. मॉरसन, मॉरसन मतलब है ना। फिर आता है रिफ्लेक्टिव लेवल जिसको दिया है बिक्स एंड हंट ने। देखिए जो हंट है ना, आपको हंट करना है तो रिफ्लेक्ट करना होगा। पहले आप रिफ्लेक्शन देखेंगे उसके बाद हंट करेंगे। हंट का मतलब ऐसा हंटिंग होता है ना, तो वहाँ से आप रखिए, याद रखिएगा बिक्स और हंट ने दिया है कौन सा लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि किस स्टेज में क्या चीज़ें होने वाली हैं, तो यहाँ पर उन चीज़ों को हम समझते हैं। देखिए हर्बर्ट मॉडल ऑफ मेमोरी हमने देखा, हर्बर्ट ने क्या दिया था, मेमोरी लेवल टीचिंग में दिया था। इसी के अंदर आपका पैडागॉजी आती है, और अभी हमने बात की थाटलेस होता है, उसको जो भी पढ़ा दो पढ़ लेगा। फोकस इसमें मेनली अगर आप देखें किन चीज़ों में किया जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है, मेनली फैक्ट रखवाए जाते हैं और मेंटल एस्पेक्ट्स को ट्रेन किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग वो मतलब याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। नॉलेज को फैक्ट के रूप में पेश किया जाता है, और बच्चों को ये बोला जाता है कि अपने जो भी फैक्ट रटे हुए हैं उनको रिटेन करके रखें, और रिकॉलिंग के लिए बार बार वो किया जाता है कि याद करते रहें। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसका होता है स्ट्रक्चर की हम ऐसा बोलते हैं कि पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं कोई चीज़ की, देखो ए फॉर एप्पल है, बी फॉर बॉल है, मतलब ऐसा, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं। एंड इसके बाद एसोसिएशन एंड कंपैरिजन, मतलब कि ये ए इस तरह से बनता है, बी इस तरह से, इसे कंपैरिजन कर देते हैं। जनरलाइजेशन, एक मोटा मोटा चीज़ें बता देते हैं कि देखो ए बी सी इस तरह से। एप्लीकेशन, उसको अप्लाई भी करके दिखा देते हैं कि ऐसा देखो जैसे 2+2 है तो ये 4 होगा इस तरह से। और इसके बाद रिपीटेशन, ये सब हम करते रहते हैं इसमें। एडवांटेज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एडवांटेज ये होता है कि स्मॉल यंग चिल्ड्रन के लिए बहुत अच्छा है। स्लो लर्नर्स इसमें सीख जाते हैं, जो धीमे धीमे सीखते हैं, ये बेसिक है, और इसमें फैक्ट बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। इसमें स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, तो टीचर प्राइमरी रोल में होता है, स्टूडेंट सेकेंडरी रोल में होता है, मेनली टीचर पे डिपेंड करता है। इसके बाद सपोर्ट सिस्टम, इसमें रूट लर्निंग होता है, मतलब कि एकदम रूट पे फोकस किया जाता है। इवोल्यूशन बाय बोथ ओरल एंड रिटन टेस्ट होते हैं, ABCD ऐसे भी सुन लो, ABCD लिखवा भी लो। रिकॉल एंड रिकॉग्निशन ऑफ MCQ बाय MCQ दे दिए जाते हैं इसमें। ड्रिल इसमें कराया जाता है बार बार। ड्रिलिंग क्या होता है, अभी आपने मॉक ड्रिल सुना होगा, तो ड्रिल होता है किसी चीज़ का अभ्यास करना, तो बार बार इसमें अभ्यास कराया जाता है। रेसिटेशन, बार बार ए फॉर एप्पल इस तरह बुलवाया जाता है। रूट मेमोराइजेशन, बार बार रूट एकदम चीज़ों को मेमोराइज कराया जाता है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये बड़े लोगों के लिए नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बहुत आगे की सोचते हैं बच्चे उनके लिए नहीं है, हाई क्लासेस के लिए नहीं है, और सेल्फ लर्निंग के लिए नहीं, खुद से ये नहीं कर सकते। अब आते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। जैसा कि हमने बताया कि कोई समझ ना रहा हो, अंडरस्टैंड करवाना उसको, तो एच.सी. मॉरिसन ने दिया था, यानी मार दो उसको, समझ जाएगा। तो टीचर, तो यहाँ पे क्या है, रिलेशनशिप होता है बिटवीन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल। फैक्ट्स भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होती हैं, कुछ थ्योरी भी होती है। टीचर समझा देता है और बच्चा क्या करता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है, समझता है डिस्कशन में। वहाँ पे बच्चा समझ नहीं रहा, बस रट रहा था। ये थोड़ा सा भी बता दिया गया, बच्चे बाकी कर लेंगे। अगर जैसे ये बताया गया बच्चों को
कि जैसे कि 4 का टेबल में इस तरीके से 4 4 4 4 ऐड करते रहो तो एक टेबल बन जाती है। उसी तरह तो इस तरह बोला जाए तो वो 5 का अपने मन से कर लेंगे, लेकिन बच्चों जो मेमोरी लेवल में था तो उनको बस 2 का याद रहेगा, 4 का वो अपने मन से अगर उनको बोलो कि बना सकते हो टेबल, वो नहीं बना पाएंगे। इसके बाद ये मॉरिसन का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी होती है, मतलब कि कोई क्वेश्चन दे तो वो कर लेते हैं, 1-2 बार बता दो तो। फोकस इसमें पीपल शुड बी अचीव मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट, जो वो है अच्छा है, उसको क्या होता है, मास्टरी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की। सिंटेक्स स्ट्रक्चर की बात होती है, अगर देखें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर एक्सप्लोरेशन होता है, नई नई चीज़ों को देखा जाता है, प्रेजेंटेशन फिर किया जाता है और एसिमिलेशन मिलाता है वो पुरानी चीज़ों से। ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट जो होता है प्रेजेंट होता है उसमें, जब हम लोग चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। और रेसिलेशन यानी कि ओरल एंड रिटन दोनों तरीके से हम चीज़ों को पूछ लेते हैं। टीचर एंड स्टूडेंट दोनों एक्टिव होते हैं, अंतर्दृष्टि और समझ का विकास होता है यहाँ पे। सोशल सिस्टम में टीचर इम्पार्ट्स इंस्ट्रक्शन एंड स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इज फुल, तो यहाँ पे बच्चा पूरी तरीके से ध्यान देता है। और इसके बाद ये रिटन और वो दोनों तरीके से होता है और अभी भी चेंजिंग में है। एट द एंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिटन टेस्ट अकर एंड जो आपको बोल सकते हैं चीज़ों को पूछा जाता है और टेस्ट वगैरह होता है। इसके एडवांटेज हम देख लें तो इफेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शन होता है, बच्चे भी अच्छा खासा वो करते हैं और इफेक्टिव लर्निंग होती है इसमें। डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कॉग्निशन एबिलिटीज, मतलब बहुत तरीके का दिमाग का विकास होता है। थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब सोचने की क्षमता यहीं पे डेवलप हो जाती है। अगर यहाँ पे डेवलप नहीं हो पाई तो आगे दिक्कत कर जाता है फिर वो बच्चा, मतलब जो इस अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होता है। तो आप अंडरस्टैंडिंग लेवल समझ पा रहे हैं ना, जो वही मतलब कि आप बोल सकते हैं हाई स्कूल इधर के जो बच्चे होते हैं हाई स्कूल, ये सवाल है। डिसएडवांटेज इसका क्या है कि नो इंडिविजुअल लर्निंग, ये खुद से नहीं हो सकता ये भी। और इसमें क्या है कि इग्नोर हायर लेवल, मतलब हायर लेवल के लिए एकदम नहीं है। ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग एकदम हायर लेवल के लिए नहीं है, और यहाँ पे आप छोटे लेवल के लिए भी नहीं है ना, फिर अंडरस्टैंडिंग उनको कहाँ से आ जाएगी। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। तो रिफ्लेक्ट बिगी और हंट, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है और क्रिएटिविटी होती है। बच्चे खुद से कुछ अलग ही डेवलप कर लेते हैं। कंप्राइजेज द हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग, इसमें रीजनिंग होता है, थिंकिंग होता है, इमेजिनेशन होता है, जो चीज़ है नहीं उसको भी इमेजिन करते हैं और नई नई चीज़ों को डेवलप करते हैं, पोइट्री लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एनालाइजिंग आइडियाज थॉट्स ऑफ क्रिटिकल लेवल, एम और ऑब्जेक्टिव टू डेवलप इंसाइट्स एंड टू डेवलप रीजनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में काम होता है। नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर ओपन एंडेड फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि एक बार कोई क्वेश्चन हो तो वो होता रहता है, जैसे कि धरती कैसे बनी, क्या इस तरह की धरतियाँ और बन सकती, क्या और भी कोई ग्रह है यहाँ पे, इस तरीके मतलब वो चलता रहता है, ओपन एंडेड होता है, कोई खत्म नहीं होता। नए नए क्रिएटिविटी क्वेश्चन आते रहते हैं, नई नई क्रिएटिविटी आती रहती है। मेथड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, और यहाँ पे हेरिस्टिक मेथड होता है, मतलब कि चीज़ों को वो करना सुनना और इस तरीके से। यहाँ पे लर्नर सेंटर्ड होता है, एक्टिव होते हैं एकदम लर्नर जो होते हैं, और लेस एक्टिव टीचर होता है, डेमोक्रेटिक होता है, जो कि सबकी मतलब बातों को समझता है। इंट्रिंसिक मोटिवेट होता है, और मतलब खुद से हमें मोटिवेशन होना है। और जो एवेल्युएशन होते हैं वो ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं, मतलब लंबा लंबा चीज़ों को लिखने के लिए बोला जाता है। बिगी एंड हंट मॉडल ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इसको बोलते हैं, और इसमें फोकस जो होता है डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, और इसके बाद इन सब चीज़ों में होता है, ये हमने देख लिया है। स्ट्रक्चर की बात करें, टीचर प्रेजेंट होता है और जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प कर देता है। पपिल्स फॉर एक तरीके से बोल सकते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो खुद से मोटिवेटेड होते हैं। कलेक्ट डाटा बाई स्टूडेंट, और जो डाटा होता है स्टूडेंट ही कलेक्ट करते हैं, जो वो चीज़ें होती हैं। और टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस एंड गेट रिजल्ट, उसके बाद हाइपोथेसिस वगैरह का टेस्ट होता है और रिजल्ट उनको मिलता है। सोशल सिस्टम में बात करें तो प्राइमरली स्टूडेंट होते हैं और सेमिनार्स होते हैं यहाँ पे, नॉट सपोर्ट लेक्चर्स। तो यहाँ पे सेमिनार्स होते हैं और लेक्चर्स भी होते हैं। तो एक तरीके से ऐसे लेक्चर्स होते हैं कि जो एक सपोर्ट करने के लिए होते हैं मेनली, है ना। तो यहाँ पे ताकि उनको थोड़ा सा, जैसे अगर कोई हेल्प चाहे तो उसके लिए बस। सपोर्ट सिस्टम में हाँ यहाँ पे क्या होता है, एटीट्यूड चेंजिंग होता है। एटीट्यूड चेंजिंग का मतलब क्या है कि जैसे एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि उस मतलब जो सपोर्ट सिस्टम इसमें होता है, तो कि मतलब जिसको
उसमें क्रिटिकल थिंकिंग है, कोई उसकी थिंकिंग उसमें वो कोई हेल्प चाहता है तो वहाँ पे किया जाता है ना। तो उसके एटीट्यूड में अगर चेंज करना है तो इस तरीके से वो सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है कि मतलब नहीं वो इस तरह से सोच रहा था तो उसको ऐसे सोचना चाहिए, आप समझ लीजिए। एडवांटेज ये होता है मेंटली मैच्योर्ड के लिए होता है, टाइम टेकिंग पर होता है, लंबा चलता है, एक क्वेश्चन शुरू हो गया तो बहुत टाइम लेगा। छोटे बच्चों के लिए नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है, ना ही ऑर्गेनाइज है, पहले से कभी भी कोई भी क्वेश्चन अचानक से हो जाता है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ टीचिंग। तो टाइप्स ऑफ टीचिंग में अलग अलग तरह से टीचिंग होती है, तो उसको अभी हम देखेंगे कि कैसे क्या है, तो हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो देखिए, तो अभी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। इसमें हम देखेंगे किस तरह से टीचिंग होती है, फिर हम एंड्रोलॉजी, पेडागॉजी इन सबको देखेंगे, और इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है बस एक अगली वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उनके पास